हेलो एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, यूनिट 2 है ये हमारी। चैप्टर 3 के अंदर हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड 1950 से 1990 के बीच में, यानी कि 40 सालों के बीच में जो तरक्की हुई इन सेक्टर्स के अंदर वो पढ़ेंगे। क्योंकि हमें पता है जब आज़ादी मिली थी तो हालात अच्छे नहीं थे और देश में एग्रीकल्चर जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। तो ज़्यादातर लोग जो है वो खेती में इन्वॉल्व थे और शहरी आबादी तो लगभग 16% थी। बाकी सारे के सारे जो हैं वो गाँव में ही रहते थे और गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था। ब्रिटिशर्स ने इरिगेशन के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए कोई फोकस नहीं किया था। हाँ, एक चीज़ जो उन्होंने की वो ये कि सस्टेनेबल या एग्रीकल्चर को उन्होंने चेंज कर दिया था कमर्शियल फार्मिंग पर। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को वो कमर्शियल फार्मिंग पर ले आए थे, यानी कि केवल अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं उगाना है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें खेती करनी है। कल हम पढ़ चुके हैं लैंड रिफॉर्म्स कौन कौन से सरकार ने किए। पहला तो जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया, एबोलिशन ऑफ जमींदारी प्रथा और इंटरमीडिएटरीज। सेकेंड हमने किया था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स जो हैं उनको बंद कर दिया गया, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट निर्धारित कर दिया गया था, एक पर्टिकुलर एरिया कि किसी भी जमींदार के पास इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी, किसी भी इंडिविजुअल या फैमिली के पास, और जिसके पास उससे ज़्यादा ज़मीन थी वो लेकर जो टीनेंट्स थे या लैंडलेस लेबर्स थे उनके बीच में बांट दी गई। तीसरा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, मतलब चकबंदी व्यवस्था कर दी गई कि अगर किसी की ज़मीन है जो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है उसे इकट्ठा कर दिया गया एक जगह पर, ताकि खेत का आकार बढ़ेगा तो उससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। लैंड साइज इंक्रीज होने से प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉर्पोरेट फार्मिंग। कॉर्पोरेटिव फार्मिंग मतलब मोटिवेट किया गया सरकार के तरह कि मिलकर खेती की जाए। जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम जोते हैं, जिनके पास कम ज़मीन है, वो मिलकर अगर खेती करते हैं तो आसानी से वो कम दाम पर फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स खरीद सकते हैं, क्योंकि बार्गेनिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आज हम करेंगे पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, कैसे आंशिक रूप से ही ये भूमि सुधार जो है वो अप्लाई हो पाए। Despite the noble objective of land reforms, these reforms were only partially implemented in the country. हालांकि ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे इनका उद्देश्य बहुत ही बेहतर था, अच्छा था, फिर भी ये रिफॉर्म्स जो हैं वो देश के केवल कुछ ही हिस्सों में अप्लाई हो पाए। These were effectively introduced only in the states of West Bengal and Kerala. बेसिकली ये अप्लाई हुए वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर। ये 1 मार्क का आपका क्वेश्चन बन सकता है कि केरला के किन स्टेट्स में सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी। इन मोस्ट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लैंड रिफॉर्म्स वर ओनली प्रोपोगेटेड एंड नॉट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेड। जो दूसरे हिस्से थे देश के, ज़्यादातर हिस्सों में भूमि सुधार जो हैं वो प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं हो पाए। उसके 2 मुख्य कारण थे। कौन कौन से? द जमींदार इन मोस्ट केसेस मैनेज्ड टू एविक्ट द टीनेंट्स टू शो themselves as cultivators and legitimate owners of the soil. ज़्यादातर केसेस के अंदर जमींदारों ने टीनेंट्स को अपनी ज़मीन देने से इनकार कर दिया कि अगर वो ज़मीन के मालिक हैं और वो ही कल्टीवेटर हैं तो वो अपनी ज़मीन किसी को भी नहीं देंगे। उन्होंने अपनी ज़मीन को टीनेंट्स को या कल्टीवेटर्स को देने से इनकार कर दिया। और क्योंकि कल्टीवेटर्स जो हैं वो छोटे किसान थे, वो गरीब थे, मजबूर थे, इसलिए और कमज़ोर भी थे, तो वो ज़मींदारों का सामना नहीं कर पाए। The landlords challenged the land ceiling legislation in courts, which provided the landlords enough time to evade the ceiling act. उसके अलावा लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने चैलेंज किया
सरकार के इस कानून का विरोध किया और उन्होंने कोर्ट के अंदर इस फैसले को के खिलाफ जो है वो अपील की कि उनसे लैंड होल्डिंग्स जो है वो उनसे ज़मीनें ले ली जाएंगी। और इस कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लगा। इतने समय में ज़मींदारों ने या लैंडलॉर्ड्स ने अपनी ज़मीनों को अपने परिवार में दूसरे लोगों के नाम बांट दिया, रिश्तेदारों के नाम कर दिया, जिससे कि वो ज़मीनें जो है उनके पास नहीं थी, उनके नाम नहीं थी। तो इसलिए ये लॉ अप्लाई, ये रिफॉर्म अप्लाई नहीं हो पाया। समझे? जमींदार जो थे, बड़े जमींदार, उनको ये पता था कि हमारे पास 400 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। अगर 400 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होगी तो सरकार उस ज़मीन को हमसे छीन लेगी। तो ज़मींदारों ने क्या पॉलिसी अपनाई, ये जो 400 एकड़ लैंड के बाद की जो भी ज़मीन है उन्होंने अपने बच्चों के नाम, अपने परिवार के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम उन ज़मीनों को कर दिया, ताकि सरकार उनसे ना ले पाए। और इस तरह से वो कामयाब हो गए। टेक्निकल रिफॉर्म्स, HYV टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। अब तक जो हमने पढ़ा वो थे लैंड रिफॉर्म्स, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और आज हम करेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या थे बेटा? The problem of low productivity was tackled by way of technical reforms. जो प्रोडक्शन कम होती थी खेतों के अंदर, प्रोडक्टिविटी कम थी खेतों की, उसे इंक्रीज करने के लिए जरूरी थे इंस्टीट्यूशन टेक्निकल रिफॉर्म्स, यानी कि तकनीकी सुधारों की आवश्यकता थी खेती को उत्पादन को बढ़ाने के लिए। These reforms evolved around HYV, high yielding variety of seeds, और ये रिफॉर्म्स के अंदर फोकस किया गया HYV सीड्स के ऊपर। यूज ऑफ HYV सीड्स along with chemical fertilizers, insecticides and pesticides led to substantial rise in the level of agriculture and output. Insecticides and pesticides led to substantial rise in the level of agricultural output. जैसे जैसे इन HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ, इंसेक्टिसाइड्स के साथ, पेस्टिसाइड्स के साथ, वैसे वैसे खेतों में या कृषि पैदावार जो है वो बढ़ने लगी। द राइज इन आउटपुट वाज सो सिग्निफिकेंट दैट इट वाज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। और उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई कि इस क्रांति को हरित क्रांति का नाम दे दिया गया। The term green refers to the crop and the revolution refers to the sprout. Green का मतलब फसल और revolution means क्रांति, बढ़ना, increase होना. Together these terms imply a support in crop production. It started happening in India in the year 1967-68. हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई 1967-68 से। ये भी 1 मार्कर है हमारा। In the year 1967-68 itself, food grain production increased by nearly 25%, और as a result इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमारे अनाज की, खाद्यान्न की पैदावार के अंदर लगभग 25% जो है वो इंक्रीज हुआ। India became self-sufficient in the production of food grains and successfully broke the vicious circle of agricultural stagnation. India became self-sufficient, भारत आत्मनिर्भर बन गया खाद्यान्न के उत्पादन में, और हमने इस तरह से एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन या विशियस सर्कल जो था, स्टैग्नेशन होता है जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता, स्टेबल कंडीशन, जैसे तालाब का पानी होता है, जब वो पड़ा रहता है तो सड़ जाता है, तो यानी कि उसमें कोई विकास नहीं है। तो इस तरह से जब हरित क्रांति आई, उसकी वजह से हमारी जो स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर था, रुकी हुई थी कृषि का विकास, वो खत्म हो गया और धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रो करना शुरू कर दिया। आज यही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसमें कि पर ईयर 4% की ग्रोथ है। एलिमेंट्स ऑफ HYV टेक्नोलॉजी, वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे HYV टेक्नोलॉजी के? HYV टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स 4 प्रिंसिपल एलिमेंट्स, 4 मेजर एलिमेंट्स थे। पहला, यूज ऑफ HYV सीड्स। सिंस 1965 हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स स्टार्टेड रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल वैरायटीज। 1965 से हमारे देश में कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक बीजों की किस्मों की बजाय HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा।
HYV seeds gained popularity for wheat, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार। यानी कि HYV सीड्स जो हैं वो बेसिकली इन फसलों के लिए थे जिससे कि इन फसलों की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई। कौन कौन से? wheat, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार एंड कॉटन। In particular, it is these seeds which led to a substantial rise in the agricultural output. यही वो बीज थे जिनकी वजह से खेती के उत्पादन में बहुत ज्यादा उछाल आया था, बहुत ज्यादा तरक्की हुई थी। Use of chemical fertilizers, use of HYV seeds require the use of fertilizers. As the use of HYV increases, so did the chemical fertilizers. The estimates of Fertilizers Association of India reveal that almost 272.28 lakh ton of chemical fertilizers were consumed in India during 1819. HYV सीड्स का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ ही किया जा सकता था। यानी कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तभी इन HYV सीड से पैदावार इंक्रीज होगी। द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक एस्टिमेट के अनुसार 2018-19 के बीच हमारे देश में लगभग 272.28 लाख टन केमिकल का इस्तेमाल किया गया खेती के लिए। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। फसल को कीट पतंगों से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। अलॉन्ग विद fertilizers, the use of HYV is also require the use of pesticides to protect the crops against pests and disease. बीमारियों से और कीटों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स वर सेट अप इन दिस रिस्पेक्ट। और इसके लिए 14 केंद्रीय प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए। फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, integrated pest management program was adopted along with the adoption of HYV technology. Expansion of irrigation facilities. HYV seeds need to be deeply irrigated. HYV seeds के लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत थी। To cope with the need, several major and minor irrigation projects were launched. और इसके लिए बहुत सारे मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया गया। It is significant that while in 1951 barely 17% of land was under permanent mean of irrigation, it increased to nearly 45% during the plan period. प्लान पीरियड जो था 1990 तक का जो पीरियड था उसमें हमारे इरिगेशन लैंड को 17% से इंक्रीज करके 45% पर लाया गया। परमानेंट इरिगेशन मीन्स नहरों के किनारे केवल 17% ही हमारी ऐसी जमीन थी जहां पर सारा साल पानी अवेलेबल था, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज को इंक्रीज किया गया, नहरों का जाल बिछाया गया। गवर्नमेंट ने जो छोटे किसान थे उनको ट्यूबवेल्स के लिए लोन दिया सस्ती दरों पर, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लगभग 45% जो लैंड थी हमारी वो परमानेंट इरिगेशन के अंडर आ गई। Two distinct phase of green revolution, mid 1960s to mid 1970s। दो अलग अलग फेसेस हम पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, एक तो 60s से 70s के बीच में और एक 70s से 80s के बीच में। फर्स्ट फेज, ड्यूरिंग द फेज scope of green revolution was restricted largely in wheat and rice growing regions of the country. These included the state of Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. This is because the HYV seeds require regular supply of water in addition to the use of fertilizers and pesticides in correct proportion. देखिए, scope of green revolution was restricted largely to the wheat and rice. Basically जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें चावल और गेहूं की फसल के ऊपर फोकस किया गया। ज्यादातर एरियाज जहां पर ये फसल उगाई जाती है, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु के अंदर जब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई तो गेहूं और चावल की फसलों के ऊपर फोकस किया गया, उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए काम किया गया। बिकॉज क्योंकि HYV सीड्स के लिए बहुत ज़्यादा पानी की सप्लाई की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत थी, वो भी सही अनुपात में। इन द फर्स्ट फेज ओनली द फार्मर्स हु हैड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। प्रारंभिक फेज के अंदर, फर्स्ट फेज के अंदर केवल वो किसान
जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और खरीद सकते थे इन्हें, उन्हें उन्हीं किसानों ने इन बीजों का इस्तेमाल शुरू किया। द रेवोल्यूशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू एफ्लुएंट एरियाज ऑफ द कंट्री, इसलिए ये रेवोल्यूशन देश के एक सीमित क्षेत्र तक, देश के कुछ पर्टिकुलर एरियाज तक ही सीमित रह गया, यानी कि पूरे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाई नहीं हो पाया या ये हरित क्रांति नहीं आ पाई। सेकेंड फेज है हमारा 70s से 80s के बीच में। ड्यूरिंग द फेज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बिकेम वाइड स्प्रेड, कवरिंग मोस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री एंड लार्ज नंबर ऑफ द क्रॉप्स ड्यूरिंग। लेकिन सेकेंड फेज के अंदर गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि गेहूं और चावल के अलावा दूसरी फसलों को भी बढ़ाने की जरूरत है। हम कमर्शियल फार्मिंग अगर करते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स को उगाते हैं और उसकी पैदावार अगर ज्यादा अच्छी होती है तो नो डाउट इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। द गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन्स टू द स्मॉल फार्मर्स, और इस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन को और ज्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई करने के लिए सरकार ने छोटे किसानों को फोकस किया, उन्हें कम ब्याज के ऊपर और सब्सिडी रेट के ऊपर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स अवेलेबल करवाए गए ताकि वो भी अपनी खेती में सुधार ला सकें, और एज अ रिजल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन कवर द स्मॉल होल्डर्स एज वेल। और इस तरह से सेकेंड फेज में बड़े किसानों के साथ साथ छोटे किसान भी अब इसका हिस्सा बन चुके थे। Thus, it was owing to intervention by government that the benefits of the green revolution occurred to small farmers as well. Gains of green revolution. Green revolution से क्या क्या फायदे हुए? First, support in crop productivity. फसल की पैदावार बढ़ गई क्योंकि HYV सीड से एकदम से फसलों की पैदावार के ऊपर असर आया और प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। जैसे कि प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट वाज एस्टिमेटेड 3421 किलोग्राम पर हेक्टेयर इन 1920। 1920 की अगर हम बात करें तो प्रति हेक्टर पैदावार हमारी 3421 किलोग्राम रही, जबकि यही पैदावार 1951 में यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत से पहले इट वाज 660 किलोग्राम। देखिए कितना ज़्यादा फर्क पड़ा। और जहां तक राइस की बात करें, राइस प्रोडक्शन हमारा 2705 किलोग्राम पर पहुंच गया जब 2019-20 के अंदर, जबकि पहले ये केवल 665 किलोग्राम तक था। एंड मेज, मक्का, इट वाज इंक्रीज 2945 किलोग्राम पर हेक्टेयर टू 704 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मक्का की पैदावार 704 किलोग्राम से बढ़कर 2945 किलोग्राम तक पहुंच गई। Spot in productivity has led to a structural shift in Indian agriculture. This has marked the end of long period stagnation in Indian agriculture. Next, substantial rise in average, ना केवल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई बल्कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज एलिमिनेटेड द नीड फॉर फॉलोइंग, अकॉर्डिंगली डबल क्रॉपिंग हैज बिकम। पहले केवल एक या दो फसल ही उगाई जाती थी, लेकिन HYV सीड्स की वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन तेजी से हो रहा था और फसलें जो है वो जल्दी तैयार हो जाती थी, तो फसल चक्र हमारा बढ़ चुका था। अब हम अपने खेतों से एक की बजाय एक से ज्यादा फसलें ले सकते थे। अकॉर्डिंग टू डबल क्रॉपिंग हैज बिकम पॉसिबल, अब डबल क्रॉपिंग पॉसिबल हो गई थी। दिस हैज लेड टू अ सब्सटेंशियल राइज इन ग्रोस एरिया अंडर कल्टीवेशन, और उसकी वजह से खेती का एरिया इंक्रीज हो गया। देखिए पहले आप सारा साल के अंदर, मान लीजिए आपका एक प्लॉट है और इस प्लॉट के अंदर जो है वो एक कमरा बना हुआ है, तो सोर्स ऑफ इनकम कम होगा। अब उसी प्लॉट के अंदर आपने एक की बजाय 20 कमरे बना दिए, प्लॉट वही है लेकिन 20 कमरों की वजह से सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो गया। सेम एज पहले एक हेक्टेयर के अंदर, क्योंकि पैदावार कम होती थी, बीज इतने अच्छे नहीं थे, पानी के साधन नहीं थे, एक फसल तैयार होती थी मानसून से। और जब इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप हो गई, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, HYV सीड्स आ गए, तो इसका असर साफ दिखने लगा प्रोडक्टिविटी पे और फसल चक्र इंक्रीज हो गया। अब एक से ज्यादा फसलें हमें मिलने लगी। 1950-51 ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन वाज 13 करोड़। अगर हम बात करें तो 1950-51 से के समय हमारा जो ग्रॉस एरिया था वो 13 करोड़ हेक्टेयर था, और जो अब बढ़कर 19 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गया। फैलो लैंड मीन्स साल के वो टाइम पीरियड जब जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि जमीन के अंदर फर्टिलिटी मेंटेन रह सके, उसमें उत्पादकता, वो फर्टिलिटी जो उसकी प्रोडक्टिविटी पावर है वो बनी रहे। जब हम केमिकल्स का इस्तेमाल करने लगे तो मिट्टी की फर्टिलिटी के ऊपर उसका इफेक्ट आया और फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई, और उसका इफेक्ट हमें देखने को मिला।
नेक्स्ट, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। H5V सीड्स के आने से या इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण किसान जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग पे आ गए। अब वो जीवन निर्वाह खेती नहीं कर रहे थे, अब वो प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से खेती कर रहे थे। और ये साइन था ग्रोथ और डेवलपमेंट का। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, धीरे धीरे किसानों की का जो नजरिया था वो भी चेंज होने लगा था। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज कॉज्ड अ चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। फार्मिंग इज नो लॉन्गर व्यूड एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। अब खेती को जीवन निर्वाह के लिए नहीं, प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से देखा जाने लगा था। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। अब हाँ, हमारी सेल्फ सफिशिएंसी हो गई थी, यानी कि खाद्यान्न के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो गए थे। और अब ना केवल हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी, हम अपने प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, हम बाहर भी भेज रहे थे। इवन पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी could comfortably fulfill their subsistence needs। और खेती में इतना परिवर्तन आया कि गरीब किसान जो केवल अपना गुजारा ही मुश्किल से कर पाते थे, अब अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थे। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज टू substantially, that is enabled the government to keep buffer stock। बफर स्टॉक सरकार रखने लगी, यानी कि ऐसा समय जब खेती की पैदावार कम हो, बाढ़ अकाल के कारण अगर अनाज की समस्या हो, तो सरकार ने उसके लिए उपाय सुझाए और बफर स्टॉक बनाना शुरू कर दिया। दीज स्टॉक्स आर यूज्ड टू मीट डिमांड ड्यूरिंग लीन सीजन ऑफ द फार्मर्स सप्लाई।